मारो इसे, और मारो इसे। आइंदा से ये याद रखें और इस जंगल में वापस आने का सोचे भी मत। और जोर से मारो। हाँ हाँ, मारो इसे। इसने हमारे भरोसे का उल्टा फायदा उठाया। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाकर वहां से निकलती है। कुछ ही आगे आकर वो जरा सांस लेने को बैठती ही है तो तेज तूफान शुरू हो जाता है। बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और देखो तो सही, इस जंगल में तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है माँ। माँ, कहीं ले चलो ना। बस मीनू बेटा, रो नहीं। बस हम यहाँ से कुछ ही आगे जाते हैं। शायद हमें कोई घर मिल जाए या कोई रहने को जगह। काफी आगे जाने पर भी रानो को कोई जगह नहीं मिलती। फिर वो एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाती है। उसी पेड़ के ऊपर चील का घोंसला था। चील बाहर बारिश देखने के लिए आती है तो उसकी नज़र रानो और उसके बेटे बिल्लू पर पड़ती है। अरे चिड़िया, तुम इतनी बारिश में अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तुम्हारा खून क्यों बह रहा है? तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? हमें मत मारो, हमें जाने दो। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। मेरे बच्चे को जाने दो। बेशक तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चे को जाने दो। अरे चिड़िया, रुको तो सही। जरा सांस तो लो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घोंसले में आओ। बाहर तो बारिश बहुत तेज है और मुझे तुम कुछ ठीक भी नहीं लग रही। रानो के पास चील की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो चील के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। तुम तसल्ली रखो, मैं पक्षियों का मांस नहीं खाती। हमारे जंगल के राजा जी ने नियम बनाया है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा पक्षी छोटे पक्षियों का मांस नहीं खाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस तेज बारिश में बिना जानते हुए भी हमारी मदद की। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे साथ ये कब हुआ और किसने किया? और तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही थी? तुम्हारा घर कहाँ है? फिर रानो उसे अपनी बात बताने लगती है। अच्छा बीलू बेटा, मैंने आपका बैग तैयार कर दिया है और आपका खाना और आपका टिफिन भी रख दिया है। अब जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाओ, फिर मुझे भी काम पर जाना है। ठीक है माँ। माँ, क्या तुम आज मेरे लिए दोपहर में मटर खिचड़ी बना सकती हो? मेरा बहुत खाने को मन हो रहा है। अरे ये भी कोई कहने की बात है। मैं अपने प्यारे से बेटे के लिए ज़रूर बनाऊंगी। अब तुम जाओ और दिल लगाकर पढ़ो। याद है ना, तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनना है। हाँ माँ, मुझे सब याद है। मुझे आपका और पापा का ख्वाब पूरा करना है। अच्छा, मैं चलता हूँ माँ। फिर बिल्लू स्कूल चला जाता है और रानो अपनी पुरानी सोचों में खो जाती है। अगर आप इतनी जल्दी ना दुनिया से चले जाते तो हम दोनों मिलकर अपने बेटे के सारे ख्वाब पूरे करते। मुझसे जितना भी हो रहा है मैं इसके लिए वो सब कर रही हूँ। आपको कभी भी मायूस नहीं होने दूंगी। रानो दूसरे पक्षियों के घरों में काम किया करती थी। उसके पास में ही चमकीली कवि का घर था। चमकीली ने तो खामखा का बैर पाल रखा था रानो से। चल पड़ी मैडम साहिबा, बेटे को तो इतने महंगे स्कूल में ऐसे पढ़ा रही है जैसे ये कोई बड़ा ही हेडमास्टर बनेगा। काम वाली का बेटा है, इसने भी यही काम करना है। लेकिन कालू कौवा ऐसा नहीं था। कालू बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। वो हमेशा रानों का बहुत ख्याल रखता और बिल्लू का भी। वापसी पर भी वो जब जग्गू को स्कूल से लेने जाता तो बिल्लू को भी अपने साथ ले आया करता था। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस रानों के बेटे को मेरे जग्गू के साथ मत लाया करो। एक तो तुम हर वक्त जल्दी कुटती रहती हो। क्या ही हो जाता है कि अगर मैं बिल्लू को वापसी पर ले आता हूँ। और इससे अच्छा ही है तुम्हारा नकम्मा नालायक बेटा भी कुछ सीख लेगा। मास्टर जी आज फिर बता रहे थे
कि जग्गू का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम इस पर तवज्जो क्यों नहीं देती हो? तवज्जो दोगी भी कैसे? सारा दिन तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर लगा रहता है। और क्या ही कहती है रानो तुम्हें? बस शुरू हो गए, आपका रोज का रेडियो शुरू हो गया। मुझे ज्यादा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस रानो का तो कुछ करना ही पड़ेगा। कालू कौवा ये कहकर निकल जाता है। माँ माँ, मास्टर जी बता रहे थे कि इस बार तो लगता है बिल्लू ही पोजीशन लेगा। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी पोजीशन लेनी है। अगर बिल्लू फर्स्ट आ गया। बिल्लू तो तब फर्स्ट पोजीशन लेगा ना, जब इस जंगल में और इस स्कूल में रहेगा। तो फिक्र मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। देख लेती हूँ मैं इस रानो को। रानो काम से वापस आ चुकी थी। वो बिल्लू के लिए मटर खिचड़ी बना रही थी। अरे चमकीली बहन, आप आइए ना, हमारे साथ खाना खाइए। खाना तो नहीं खाने आई मैं तो तुझसे ये कहने आई थी कि सुबह से मेरे घर का भी काम कर दिया करना, तुझे अच्छी पगार दूंगी। नहीं चमकीली बहन, मेरा तो काम पहले ही बहुत ज़्यादा है और इतना काम मुझसे हो भी नहीं पाता। आप किसी और को देख ले। क्या? तू मेरे मुंह पर ही मुझे मना कर रही है? एक तो मेरा पति रोज तेरे बेटे को स्कूल से वापस लेकर आता है, कितनी एहसान फरामोश है तू। आपने जो कहना है कह लें, लेकिन मैं आपके घर का काम हरगिज नहीं करूंगी। चमकीली को इस बात का बहुत बुरा लगता है। इस रानो को तो सुबह निकलते ही इस जंगल से बेइज्जत करके ना निकलवाया तो मेरा नाम चमकीली नहीं। तभी चमकीली की नज़र मीठी कबूतरी पर। मीठी अपने घोंसले से कहीं बाहर जा रही थी। तभी चमकीली के जहन में शैतानी आइडिया आता है। वो जड़ से मीठी के घर जाती है। वो वहाँ से उसका जेवर चुरा लेती है। अब मज़ा आएगा। जब शाम को मीठी अपना जेवर ढूंढेगी तो फिर पता चलेगा। शाम होते ही मीठी कबूतरी शोर डालना शुरू कर देती है। अरे अरे, क्या हुआ मीठी, किस बात का शोर डाल रही है? अरे चमकीली बहन, मेरा तो सारा जेवर चोरी हो गया। मेरे बाप दादा का पिछले जमानों से चला आ रहा था। वो तो मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अरे देखो, यहीं कहीं रखा होगा। अरे नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया है। अच्छा, तो फिर किसी ने चुराया होगा। लेकिन हमारे जंगल में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। आखिर कौन चोरी करेगा? हमें क्या पता, हम सब के पास तो ढेर सारा जेवर है। रानो, कहीं तुमने तो नहीं चुरा लिया बिल्लू की फीस देने के लिए? अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। फिर वो सारे रानों के घोंसले की तरफ चलते हैं और जेवर वहीं से मिलता है। ये कहकर तो चमकीली और शोर डालना शुरू कर देती है। ये रानो सबका जेवर चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर होने वाली थी, मारो इसे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम रो नहीं, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। सुबह होते ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद करूँगी और उस चमकीली को तो मैं देख लूँगी। अरे नहीं, आप रहने दें, आप खामखा इस झगड़े में मत पड़े। उसकी तो आदत है, वैसे भी अब वो जंगल मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तुम दोनों आराम से बैठो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।